गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो क्लास सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं आप लोगों को। मेरा नाम मुकुल राजपूत और मेरा और प्यारा सा चैनल आपका मिस्टर फिजिक्स के नाम से। ये मेरी पहली वीडियोज़ है यूट्यूब पर और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग सबसे पहले फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स के अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स, अच्छे क्या सारे ही टॉपिक्स हमें करने हैं काफ़ी अच्छे तरीके से, जिसमें मेरा मेन पर्पस होगा मेंस और एडवांस के लिए, प्लस में आपका नीट रहेगा ही उसके अंदर। तो बच्चों, अगर आप रेगुलर हमारे साथ बने रहते हैं, रेगुलर क्लासेस कंटिन्यू देखते रहेंगे, ठीक है, जुड़े रहेंगे हमारे साथ इस प्यारे से चैनल के साथ, तो आपको कहीं भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो उसमें आप लोगों का ये लगा लो कि हम इतने अच्छे तरीके से क्वेश्चन करवाएंगे और बेसिक टू एडवांस बहुत ईजी मेथड से करवाया जाएगा आप लोगों को। और बच्चों ये लगा लो कि आप मेंस नॉर्मल निकाल दोगे, यूं ही निकाल दोगे आप, ठीक है, इन लेक्चर्स को देख देख कर, क्योंकि मैं साथ साथ में क्वेश्चंस भी करवाऊंगा आप लोगों को और प्लस में डीपीपी दूंगा, ठीक है। तो ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो फिजिक्स में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वेक्टर, जबकि स्टार्ट करना चाहिए अगर हमें बुक्स के अकॉर्डिंग तो डायमेंशन फॉर्मूले वगैरह, ठीक है, एरर वगैरह, फिजिकल वर्ड वगैरह, लेकिन वो चीज़ें हम बिल्कुल एंड में करेंगे, क्योंकि बेटा डायमेंशन फॉर्मूले स्टार्टिंग में हम इसलिए स्टार्ट नहीं करते क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूले के अंदर काफ़ी सारे फॉर्मूले होते हैं और उनका डायमेंशन निकालना होता है। तो जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक कैसे आप डायमेंशन निकालोगे, तो रट के कोई फायदा है नहीं। इसलिए हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं सब कुछ, उसके बाद हम डायमेंशन फॉर्मूला निकालना सीखेंगे बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वेक्टर है। वेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ये बैकबोन की तरह काम करता है, ये लगा लो कंप्लीट फिजिक्स में। अगर आपका वेक्टर अच्छे से आ जाएगा तो आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। वेक्टर के कम से कम आपके 6 to 7 वीडियोस आएंगे, तो लगातार आप देखते जाएंगे। पहला लेक्चर हमारा काफी बेसिक होगा, ठीक है, लगभग बच्चों को आप में से आता भी होगा बहुतों को, और इसमें भी मैं कोशिश करूंगा बहुत कुछ नया बताने का आप लोगों को। बाकी जैसे जैसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ वीडियोस आपकी आएंगी तो उसमें काफी एडवांस लेवल की चीजें मिलेंगी एंड क्वेश्चंस वगैरह आपके स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो मेरा मेन टारगेट है कि जिन बच्चों को आता है वो तो ठीक है, उनके लिए आगे वीडियोस आएंगी अच्छे लेवल की, लेकिन जो जीरो लेवल से भी देख रहे हैं बच्चे, उनको भी कहीं दिक्कत ना आए, उनको हर एक चीज अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो वेक्टर को समझने से पहले बच्चों हम सबसे पहले समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, है ना, कि वेक्टर कहां से आया, तो पहले हम उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर हम भाई फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी वो चीज होती है जिस भी चीज को अगर आप मेजर कर सको, ठीक है, जिसको भी आप मेजर कर सको, उन सारी चीजों को हम क्या कहते हैं बेटा? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप लिख सकते हो लेंथ को आप मेजर कर सकते हैं, आप मास को मेजर कर सकते हैं, आप फोर्स को मेजर कर सकते हैं, आप स्पीड को मेजर कर सकते हैं, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज आप मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी हमारी आ जाती है फिजिकल क्वांटिटी के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी की। नॉन फिजिकल क्वांटिटी, तो जब हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं बेटा, तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी के अंदर वो चीजें आ जाती है जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं बात करूं इमोशन, है ना, इमोशन, फीलिंग, पेन, ये सारी की सारी चीजें हमारी, हम इनको मेजर नहीं कर सकते, राइट। अब 11th क्लास में तो आ ही गए हो, 16-17 साल आपकी एज हो ही गई है, तो ये फीलिंग वाला चक्कर तो आपका स्टार्ट हो ही जाएगा, है ना। तो आप उन चीजों को क्या कर सकते हो? आप उनको काउंट नहीं, मेजर नहीं कर सकते भाई, है ना। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि मुझे 20 किलो दर्द हो रहा है, ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। तो वो सारी चीज हमारी नॉन फिजिकल क्वांटिटी हो गई जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। और फिजिकल क्वांटिटी में आपका ये आ जाता है। तो फिजिकल क्वांटिटी को भी दो पार्ट में क्लासिफाई करा गया, मैं यहाँ पे बना देता हूं आपका। फर्स्ट पार्ट आपका स्केलर एंड सेकंड पार्ट आपका वेक्टर क्वांटिटी, ओके। चेक कर लेते हैं, हाँ आवाज जा रही है। फर्स्ट पार्ट स्केलर एंड सेकंड पार्ट वेक्टर। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी में भी दो चीज होती है बेटा। एक तो होती है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसके पास सिर्फ ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू हो, वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। एंड सेकंड थिंग्स मैग्नीट्यूड। फर्क क्या है इनमें, मतलब डिफरेंस क्या है? बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू और मैग्नीट्यूड सर एक ही तो है, बट ऐसा नहीं है। देखो, अगर मैं बोलूं नॉर्मल 5, भाई a = 5, तो बेटा ये सिर्फ हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है। लेकिन अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड, तो मैं बोलूंगा मास हमारा 5 kg है, तो भाई kg भी तो लग गया साथ में, मतलब 5 तो न्यूमेरिकल वैल्यू और इनटू में आपकी यूनिट, मतलब मैग्नीट्यूड को पूरा कौन करता है? यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ जब आपकी यूनिट आती है तो उसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्लियर हुआ? ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू
न्यूमेरिकल वैल्यू भी हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, बट ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू को आप मैग्नीट्यूड नहीं बोलोगे, तो न्यूमेरिकल वैल्यू और मैग्नीट्यूड में डिफरेंस होता है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा, ये तो हमारी स्केलर की बात थी। एग्जाम्पल में अगर हम ले लें तो जैसे मैं बात करता हूं स्पीड, है ना, तो आप क्या बोलते हो कि भाई मैं 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा हूं, तो 20 न्यूमेरिकल वैल्यू, मीटर पर सेकंड आपकी यूनिट, तो ये मैग्नीट्यूड है, इसके पास डायरेक्शन तो नहीं है भाई, लेंथ है ना, लेंथ में आपकी, आप कह रहे हो ये रोड 10 मीटर की है, तो 10 मीटर, मीटर भी यूनिट, 10 आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ये हमारे एग्जांपल हो गए, ठीक है। वहीं अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं बेटा, यहां से मैं इसको साइड कर देता हूं, वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो प्लस डायरेक्शन भी हो, ठीक है, एंड प्लस लो को भी फॉलो करे, वेक्टर लो को भी फॉलो करे। वेक्टर लो है क्या, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, सेकंड वीडियो में आपको मैं बता दूंगा लगभग कि वेक्टर लो होता क्या है। अभी फिलहाल आप समझिए कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस लो, इन तीनों को जो फॉलो करता है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। एग्जांपल में ले लेते हैं जैसे वेलोसिटी, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो स्पीड तो 20 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी में अगर मैं कहूं तो मैं बोलूंगा 20 मीटर पर सेकंड इन ईच डायरेक्शन, मतलब यहां पर मैं आपको डायरेक्शन भी दे रहा हूं, यहां पर डायरेक्शन नहीं है ना, तो वेलोसिटी में 20 मीटर पर सेकंड इन ईच डायरेक्शन, तो वो हमारी क्या हो गई, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। जैसे यहां डिस्टेंस मान लो, कुछ भी डिस्टेंस 10 मीटर, तो यहां होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ, बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ। तो यहां डायरेक्शन ऑलरेडी पता चल जाता है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, तो हमें डायरेक्शन दिख रहा होता है। जैसे आप नॉर्मल डेली लाइफ में आप यूज कर सकते हो, जैसे ब्रिज हो गया, है ना, तो ब्रिज बिल्कुल स्ट्रेट होता है, तो आपका वो एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल हो गया, ठीक है। बाकी डिस्प्लेसमेंट पर भी अगर मैं नॉर्मल एक बेसिक सा क्वेश्चन करवाऊं तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। आप नॉर्मल इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देखिए डिस्प्लेसमेंट की बेटा अगर हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ी सी और क्लियरिटी हो जाएगी आपकी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई रामू नाम का आदमी है, रामू, ठीक है, ये रामू बन गया, ठीक है, आप जैसा ही है ये 5 मीटर यहां गया और 2 मीटर यहां गया, या इसको बोल देते हैं हम 3 मीटर और इसको बोल देते हैं 4 मीटर, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मान लो ये ए बी सी, हमारा रामू भागे भागे गया ए से बी और फिर बी से सी, तो अगर मैं यहां डिस्टेंस की बात करूं बेटा, तो डिस्टेंस हमारे रामू ने कितना ट्रेवल करा भाई, 3 मीटर प्लस 4 मीटर, बोलोगे 7 मीटर, सर सिंपल था ये तो, है ना। अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बोला बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ, सीधा रास्ता, यहां से सीधी लाइन खींच दो, रामू उड़ के गए, स्पाइडरमैन बन गया रामू हमारा, है ना। तो 3 4 ये तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा भाई, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारा 5 मीटर, तो देख सकते हो, क्लियर। तो ये बेसिक सी चीज थी, आप डिस्प्लेसमेंट हमेशा इस तरीके से निकालोगे, शॉर्टेस्ट पाथ होता है डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहां डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सामने आपको पता चल रहा है, ठीक है, ओके। एक चीज और लिख लेना आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में यहां नोट करके, कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है, बराबर हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता, तो इस चीज को भी आप हमेशा याद रखना। ये काफी बेसिक चीज थी, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूं, ओके, ले लिया होगा, ओके, इसको रफ कर देते हैं। आगे देखिए बेटा, तो आपने देखा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, एक क्वांटिटी और होती है बेटा, जैसे टेंसर क्वांटिटी। तो टेंसर क्वांटिटी कौन सी होती है, अगर हम बात करें टेंसर क्वांटिटी की, तो टेंसर क्वांटिटी हम उसे कहेंगे जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, लेकिन वेक्टर लॉ को फॉलो ना करे। यहां लिख देता हूं, वेक्टर लॉ को फॉलो ना करे, वेक्टर लॉ को फॉलो ना करे, उसको हम क्या कहेंगे भाई, उसको हम कहेंगे टेंसर क्वांटिटी, जो वेक्टर लॉ को फॉलो ना करे। फॉर एग्जांपल करंट, भाई करंट के पास ना बच्चों मैग्नीट्यूड भी होता है,
डायरेक्शन भी होता है, लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो इसको हम टेंसर क्वांटिटी कह सकते हैं, या आप स्केलर भी कह सकते हो। जैसे कि मान लो यहां से 2 एम्पियर करंट आया, यहां से 3 एम्पियर करंट आया, तो यहां से मान लो कितना करंट जाएगा, तो आप बोल दोगे सर 5 एम्पियर करंट। यहां पे आपने डायरेक्ट सम कर दिया, यहां कहीं वेक्टर लॉ का यूज ही नहीं हुआ, जबकि आपको आगे सिखाया जाएगा कि एडिशन भी वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग होता है ना। जैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको वहां ऐड करना सिखाएगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये सारी चीजें घबराना नहीं है ये नाम सुनकर, ये हम आगे चीजें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये किसी भी लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, सिंपल ऐड हो जा रहा है, इसलिए करंट के पास मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन भी है, बट ये लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए टेंसर क्वांटिटी है, इसको स्केलर क्वांटिटी भी कह सकते हो। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल आप कह सकते हो प्रेशर। प्रेशर भी हमारी टेंसर क्वांटिटी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये तीनों चीज हमारी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो इससे भी आपको घबराना नहीं है, ये आप आगे पढ़ोगे होता क्या है, बहुत ईजी मेथड से सीखोगे ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये आपकी टेंसर क्वांटिटी बेटा, ओके। आगे देखिए, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करते हैं, और टाइप्स ऑफ वेक्टर से पहले मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूं कि वेक्टर की प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वेक्टर क्या होता है ये आपको पता चल गया। तो वेक्टर की प्रॉपर्टीज के बारे में हम जब भी बात करेंगे भाई, तो सबसे पहली चीज याद रखना कि वेक्टर को हम शिफ्ट भी कर सकते हैं पैरेलली। आप लिख लो शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। आप वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हो, जैसे मान लो यहां पे वेक्टर ए है, सॉरी मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन तो सिखाया नहीं, तो सबसे पहले हम रिप्रेजेंटेशन सीख लेते हैं। तो वेक्टर क्या होता है वो आपने पढ़ लिया, अब हम पढ़ लेते हैं बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, तो बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में ये होता है एरो, इसको हम बोलते हैं हेड, और इसको हम बोलते हैं बेटा टेल। हेड के अंदर हेड आपको डायरेक्शन देगा और टेल आपको मैग्नीट्यूड बताएगा। हेड आपको डायरेक्शन और टेल बेटा आपको मैग्नीट्यूड बताएगा, ओके। टेल जितनी बड़ी उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड, हेड तो डायरेक्शन तो बड़ा छोटा क्या ही होगा, है ना, सिंपल है। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर होता है। तो जैसे कोई भी मान लो ये है, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं बोलूंगा इसके ऊपर एरो लगा दूंगा, ठीक है। तो ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी। कई बुक्स के अंदर बहुत ज्यादा इसको बोल्ड भी करके लिख देते हैं, साइन नहीं लगाते ऊपर, एरो नहीं लगाते, इसको बोल्ड कर देते हैं, है ना, इस तरीके से ये बोल्ड कर दे, ये भी एक तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। आप नॉर्मल इसको करना, कहाँ बोल्ड करते चलोगे आप लोग, है ना, तो ये चीजें याद रखना आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा रिप्रेजेंटेशन होता है वेक्टर का। उसके बाद तो मैं आपको बताता प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर के बारे में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर में बेटा आप लोग याद रखना कि पहली चीज हम वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। हमारे पास रूल होता है, वेक्टर ने आपको अथॉरिटी दे रखी है कि भाई आप मेरे को शिफ्ट कर लो कहीं भी, मैं नहीं चेंज होऊंगा। जैसे वेक्टर ए है, ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल पैरेलली यहां पर भी शिफ्ट कर सकते हो, इसको उठा के रख दो, ये बुरा नहीं मानेगा, ठीक है। मान लो यहां पे वेक्टर एफ है, तो आप इसको यहां उठा के रख दो, ये बुरा नहीं मानेगा। आप इसको बिल्कुल पैरेलली मतलब यहां पर भी रख दो, तब भी ये बुरा नहीं मानेगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड नहीं बदलने वाला इसका। तो ये हमारा शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। दूसरी चीज आप लोग याद रखना कि कभी भी मान लो एक स्केलर क्वांटिटी है और एक वेक्टर क्वांटिटी, तो भाई ये कभी ऐड नहीं हो सकती, ये कभी भी ऐड नहीं हो सकती। तो ये भी बेसिक चीज है, आपको पता होना चाहिए वेक्टर के बारे में, ठीक है। तो दो चीजें आपको यहां से पता चल गई। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, इसके बारे में पढ़ते हैं भाई, टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में, ओके। बिल्कुल धीरे धीरे सारी चीजें करवाई जा रही हैं, तो परेशान होने की जरूरत है नहीं, आराम से इन चीजों को सीखते जाओगे, ठीक है। अब हम समझते हैं बेटा टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहली चीज आपकी आ जाएगी पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर, तो पोलर वेक्टर हम उसे कहेंगे जिसका कुछ ना कुछ स्टार्टिंग पॉइंट हो, ठीक है। जैसे ये एक बॉडी है जिसका मास m है, ठीक है, और ये किसी सरफेस पे रखी हुई है और मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, तो ये फोर्स लग रहा है, तो इसका हमें पता है स्टार्टिंग पॉइंट है कहां से ये चलना स्टार्ट कर रही है, कहां से इस पे फोर्स लग रहा है, तो ये पोलर वेक्टर है। तो पोलर वेक्टर आर दोज वेक्टर विच हैव स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी कह सकते हो आप। दूसरा हमारा एक्सियल वेक्टर। तो भाई एक्सियल वेक्टर के अंदर कोई भी चीज मान लो पार्टिकल घूम रहा है, सर्कुलर मोशन के अंदर मूव कर रहा है, तो हमें नहीं पता ना इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है ना, और इसका जो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो एक्सिस के अलोंग होगी, तो वो ये ओमेगा होगी,
और इसका जो वेक्टर होगा वो भी इसी साइड होगा, जिसको हम राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल से हम बता सकते हैं, लेकिन वो चीज आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आगे आप सीखोगे ही। तो आप नॉर्मल समझ लो, एक्सियल वेक्टर के अंदर कोई भी चीज रोटेट कर रही है तो हमें उसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता होता, इसलिए वो एक्सियल वेक्टर है। क्लियर? और पोलर वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता होता है। उसके बाद पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर क्या है बेटा? तो पैरेलल वेक्टर, वेक्टर ए एक वेक्टर बी, दोनों वेक्टर पैरेलल है, मतलब जिनके बीच में एंगल कितना हो? जीरो। जिनके बीच में एंगल जीरो हो वो पैरेलल वेक्टर है। ये मैग्नीट्यूड इनका कम या ज्यादा हो सकता है, इस चीज को याद रखना, नोट करके। मैग्नीट्यूड पैरेलल वेक्टर के अंदर कम ज्यादा हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है बेटा, राइटिंग थोड़ी सी खराब है मेरी, तो वो चीज आप लोग एडजस्ट कर लेना, इसलिए मैं साथ साथ बोल भी रहा हूं। तो पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थीटा हमेशा जीरो होगा, मतलब दोनों एक ही तरफ होंगे। चौथा, फोर्थ पॉइंट, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल के अंदर हमारा क्या होगा? तो एंटी पैरेलल के अंदर एक वेक्टर ये है, तो दूसरा वेक्टर हमारा इधर होगा, इसमें भी हमारा मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो सकता है, ऊपर वाला ही। ठीक है, और थीटा कितना हो जाएगा बेटा इसके अंदर? तो थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, बार बार माइक चेक कर रहा हूँ, पिछली बार ऐसा ही हुआ था, पूरा लेक्चर बना दिया था लेकिन भाई आवाज नहीं आ रही थी उसमें। तो ये पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल हो गया आपका। फिर इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर की अगर हम बात करें तो इक्वल वेक्टर जिनके बीच में एंगल तो जीरो हो ही, लेकिन भाई इनका मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होना चाहिए। नोट करके लिख लेना, मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल हो। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है इक्वल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर में, सबसे मेजर डिफरेंस कि मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लियो बेटा। तो ये आपने वेक्टर के बारे में जाना थोड़ा बहुत। ठीक है, इक्वल वेक्टर आप लोगों को क्लियर हो चुका है। उसके बाद हम समझते हैं सिक्स्थ, आपका आ गया कोलिनियर। तो कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? तो कोलिनियर देखो, को का मतलब होता है सेम, को का मतलब हमेशा याद रखना, को का मतलब होता है सेम। तो कोलिनियर मतलब जो सेम लाइन पे एग्जिस्ट करे। जैसे मान लो ये एक बॉडी है, इसका मास m, ये किसी सरफेस पे रखा हुआ है और इस पे फोर्स F लग रहा है, ठीक है, और इधर भी F फोर्स लग रहा है, तो सेम लाइन पर है देखो, तो ये कोलिनियर वेक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, तो कोप्लेनर, को मतलब सेम, प्लेनर मतलब प्लेन। तो मान लो ये एक बॉडी जिसका मास m, एक फोर्स इधर लग रहा है F और एक फोर्स नीचे इधर लग रहा है, समझ रहे हो? तो ये कोप्लेनर, भाई देखो एक प्लेन में लग रहे हैं लेकिन एक लाइन में नहीं लग रहे, तो ये हमारे कोप्लेनर वेक्टर। उसके बाद एट्थ हमारे पास जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर बोल लो या भाई नल वेक्टर बोल लो, बात एक ही है आपकी, और ये ज्यादा कुछ है भी नहीं, बहुत सिंपल, पता नहीं क्यों पढ़ाया जाता है, ये बकवास चीज है ये। तो जीरो वेक्टर देखो, वेक्टर ए है और कोई मान लो दूसरा वेक्टर बी, और दोनों बराबर है। मैं कहूँ इनके बीच का डिफरेंस निकाल लो, तो क्या बोलोगे? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू जीरो। तो जो जीरो आया वो हमारा जीरो वेक्टर या नल वेक्टर बोलो। ठीक है, उस पर साइन लगाओ या मत लगाओ, वेक्टर का कोई मतलब नहीं बनता। अब नाइन्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छा एक चीज और बच गई, एक वेक्टर है हमारे पास को इनिशियल वेक्टर। तो इस साइड मैं ये रफ कर देता हूं बेटा, ठीक है, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। तो देखो को इनिशियल वेक्टर क्या होता है? को इनिशियल वेक्टर, तो को इनिशियल का मतलब, को मतलब मैंने बताया आपको सेम, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम, जैसे ये वेक्टर ए हमारा इधर जा रहा है, वेक्टर बी हमारा इधर जा रहा है, वेक्टर सी हमारा इधर जा रहा है, वेक्टर डी हमारा इधर जा रहा है, भाई मतलब स्टार्टिंग पॉइंट सबका सेम है, तो इसको हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद यूनिट वेक्टर स्टार्ट करते हैं। माइक हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है, हाँ रफ कर देते हैं इसको बेटा। उसके बाद देखते हैं यूनिट वेक्टर, और काफी बेसिक्स हैं ये, ठीक है, ज्यादा परेशान ना हुए जिन बच्चों को आता है, कहीं सोचे भाई हमारा टाइम वेस्ट कर दिया।
क्योंकि हमें सबको देखना होता है बच्चों, हर एक बच्चे को देखना होता है, हम किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। और 0 लेवल से ही हर एजुकेशन की शुरुआत होती है। तो जिन बच्चों को बेसिक क्लियर होगा वही आगे कर पाएंगे, वही आगे वीडियोस देख पाएंगे। ठीक है, पहले ही दिन में एडवांस की चीजें तो दे नहीं सकता, थंबनेल पे आपने जरूर देखा है, तो पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। तो देखो यूनिट वेक्टर भी भाई बहुत काम की चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में से। तो यूनिट वेक्टर कहता है कि देखो भाई, यूनिट वेक्टर बोलता है कि मेरा मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा मैग्नीट्यूड। और है कौन ये? तो यूनिट वेक्टर कहता है भैया मैं सबकी डायरेक्शन बताता हूं। ये क्या देता है? डायरेक्शन। ये सबकी क्या बताता है भाई? डायरेक्शन। तो कैसे डायरेक्शन बताएगा? तो बोलेगा देखो मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और तुम्हारी तरफ आ रहा है जेड एक्सिस। मतलब ये एक्स इधर जाना, ऊपर की तरफ वाई और तुम्हारी तरफ आना जेड। तो बोल रहा है एक्स की तरफ जाना मतलब आई कैप, वाई की तरफ जाना मतलब जे कैप और जेड की तरफ जाना मतलब के कैप। और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जरूरी नहीं है ये एक्स होगा या वाई होगा तुम्हारी तरफ जेड होगा। एक्स वाई जेड नाम बदल दो, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें एक्स अच्छा लग रहा है तुम्हारी तरफ, काफी गहरी बात मैंने बोल दी, तुम्हें एक्स अच्छा लग रहा है है ना, लेकिन ठीक है, ज्यादा नहीं सोचना मैं इस चीज के बारे में, एक्स अच्छा लग रहा है वाई अच्छा लग रहा है। तो एक्स की तरफ वाई एक्स जेड। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है, नाम बदल सकते हैं उनका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स ये हो सकता है, वाई ये हो सकता है, एक्स ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन चीज ये है कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का आप दिख गया होगा कैप, मतलब जैसे अगर मैं बोलूं ए यूनिट वेक्टर है तो ए कैप लगाओगे। और फॉर्मूला होता है इसका गिवन वेक्टर अपॉन में बेटा मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है ये हम निकालना सीखेंगे। ठीक है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आवाज आ रही है, ठीक है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। तो जैसे मान लो हमारे पास एक कोई भी मान लेते हैं, ठीक है, डोलू बोलू मान लेते हैं, और डोलू पे किसी ने 2 न्यूटन फोर्स लगाया, इधर बोला, इधर भी लगा दिया बेचारे पे और तुम्हारी तरफ भी लगा दिया, तो मैं कैसे दिखाऊं उसको, इधर दिखा देता हूं यूनिट। तो तुम बोलोगे सर इस पे टोटल फोर्स कितना लगा होगा, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। तो कैसे लिखोगे? एक्स में 2 मतलब 2 आई कैप, वाई में 2 मतलब 2 जे कैप और तुम्हारी तरफ 2 के कैप, मतलब ठीक है जेड की तरफ। तो अगर मेरे को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? मैग्नीट्यूड का रूल ध्यान से सुन लो एक बार में, ज्यादा कुछ नहीं सोचना। आई के साथ जो कोफिशिएंट है, मतलब अंडर रूट लगाना पहले, आई के साथ जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, प्लस जे के साथ जो कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर, प्लस के साथ जो कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर बेटा, और सोल्व कर दो। 4 + 4 + 4 कितना आ गया? ये आ गया हमारा √12। ठीक है, ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। मैग्नीट्यूड कैसे भी निकाल सकते हो। मान लो अगर तुम्हें बोल दे कि भाई हमारे पास एफ है सर और 2j है प्लस 3k है, सर आई नहीं है, तो हम घबरा जाएंगे, सर हमें नहीं आ पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैग्नीट्यूड ही तो निकालना है। तो मैंने बोला ना जो भी मिले ठीक है, उसका कोफिशिएंट का स्क्वायर, जो नहीं है तो वो 0। तो इसमें क्या जाएगा? 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना। तो 4 + 9 कितना हो गया? 13, √13 आ गया। अब कोई माइनस में भी दे दे तो घबराना नहीं है, वो हमेशा प्लस में आएगा क्योंकि स्क्वायर उसको प्लस कर देगा, ये आपने पढ़ रखा है। ठीक है, अच्छा अगर ऐसे ही दे देता तो मान लो प्लस का आई कैप, तो आप क्या करते? तो आई का कोफिशिएंट 1 है भाई, तो यहां एक और ऐड हो जाता, तो मतलब यहां आ जाता 14 आ जाता, बस क्लियर। तो इस तरीके से आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। मैं कहूं इसी यूनिट वेक्टर का, सॉरी इसी वेक्टर का आप क्या निकाल दो? यूनिट वेक्टर निकाल दो। तो उसे कैसे निकालोगे? तो यहां दिख रहा होगा आप लोगों को, यहां दिख रहा है ना। तो एफ कैप, तो सबसे पहले रूल क्या है? गिवन वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। तो 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? √12। तो ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया, ये आपका क्या हो गया? यूनिट वेक्टर। अब ये आपने यूनिट वेक्टर निकाल दिया, और मैंने अभी आपको बताया कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, तो उसको भी मैं प्रूफ कर देता हूं ताकि बाद में आपको टेंशन लेने की जरूरत ना हो, कहीं सोचो सर पागल बना गए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूं यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे 1 होगा। तो मैग्नीट्यूड अभी मैंने निकालना सिखाया, एफ कैप का आपको मैग्नीट्यूड बताना है ना भाई। तो अंडर रूट आई के साथ जो कोफिशिएंट है, तो √12 तो तीनों का है ना भाई, तो 2 √12
का स्क्वायर प्लस 2√12 का स्क्वायर प्लस 2√12 का स्क्वायर। यही बताया मैंने आपको कि कोफिशिएंट के साथ जो भी है उनका स्क्वायर प्लस सम और पूरे रूट। तो 412 और 412 सोल्व करने की जरूरत है नहीं, नीचे आ गया एलसीएम 12, ऊपर भी आ गया 12, खत्म हो गया 1 आंसर। मतलब देखो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आया, मतलब हमारी बात बिल्कुल सही है ना बच्चों? क्लियर हुई बात? बोलो भाई। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देने के काम आता है। ये बात मैंने आपको यूनिट वेक्टर के बारे में बताई। अब हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं यूनिट वेक्टर की पहचान। तो पहचान तो यही है, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होना चाहिए। और दूसरी पहचान ये है कि यूनिट वेक्टर हमेशा यूनिट लेस होता है बेटा, मतलब इसके साथ कभी भी यूनिट नहीं आ सकती। तो अगर कोई यूनिट आ गई तो उसको देखते ही खत्म कर देना, गोली मार देना तुम लोग, ठीक है? देखो आगे तो यूनिट वेक्टर की पहचान कैसे करेंगे वो चीज एक बार मैं बता देता हूं, ठीक है? फिर आज की वीडियो हम यही खत्म कर देंगे भाई, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आप इसको अच्छे से देखें, अच्छे से समझें और ज्यादा वेट नहीं करेंगे, ज्यादा वेट नहीं करवाएंगे आप लोगों का, ठीक है? तो यूनिट वेक्टर का अब जैसे मैं बोलूं 2i कैप मीटर, तो क्या ये यूनिट वेक्टर है? तो देखते ही बता दो सर यहां तो यूनिट है। गलत, मतलब यूनिट वेक्टर नहीं है ये। यूनिट भी आ गई एक, तो इसके दो रीजन है यूनिट वेक्टर ना होने के, एक तो यूनिट भी है, सॉरी एक तो यूनिट भी आ गई है ना, और दूसरी चीज इसका मैग्नीट्यूड भी 1 नहीं है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे सर? तो अंडर रूट आई के साथ जो कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर, मतलब 4 आ गया, तो 4 का तो 2 ही आता है। मतलब सर इसका मैग्नीट्यूड तो 2 आ रहा है, हमें आना चाहिए 1। तो एक तो मैग्नीट्यूड भी नहीं है इसका और ना ही यूनिट, मतलब यूनिटलेस है ये, तो इसलिए ये यूनिट वेक्टर नहीं है। दूसरा आई कैप प्लस जे कैप अंडर रूट 2, क्या ये यूनिट वेक्टर है? तो पहली चीज, क्या इसके साथ यूनिट है? कोई यूनिट नहीं है, मतलब ये बात सही है। तो आगे एक बार मैग्नीट्यूड और चेक कर लेते हैं। तो आई के साथ 1/√2 का स्क्वायर, जे के साथ 1/√2 का स्क्वायर। मैंने बताया ना कि कोफिशिएंट के साथ जो भी होता है उसका स्क्वायर और बीच में सम पूरे पे रूट। तो कितना आएगा भाई? 1/2 प्लस 1/2, मतलब हाफ हाफ कितना आ गया? 1 आ गया। √1 का मतलब 1। तो ये यूनिट वेक्टर है भाई, यूनिट वेक्टर है, ठीक है? ये हमारी यूनिट वेक्टर है, ठीक है बेटा? उसके बाद मान लो अगर आपसे बोल दें 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन में 5, क्या ये यूनिट वेक्टर है? तो इसके साथ यूनिट है? नहीं है, मतलब ठीक है, एक चीज तो खत्म। दूसरी चीज और चेक कर लेते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आना चाहिए। तो i के साथ जो कोफिशिएंट है 3/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर, कितना आएगा बेटा? 9/25 प्लस 16/25। बोलो सोल्व करोगे तो 1 आएगा। हाँ, तो ये भी यूनिट वेक्टर है ना? तो याद रखना यूनिट वेक्टर की पहचान करना भी आप लोगों को आ गया। यूनिट वेक्टर की पहचान कैसे होगी भाई? कि एक तो उसके साथ यूनिट नहीं होनी चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड हमेशा बनाना चाहिए। नॉर्मल आप मैग्नीट्यूड निकालना भी सीख चुके हो, यूनिट वेक्टर निकालना भी सीख चुके हो। तो बेसिक सी चीज थी बेटा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं। आज हमने बेसिक चीज करी, कल आएंगे हम तो उसमें हम आपको बताएंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के बारे में, और जो भी मैंने यहाँ पे बात करी थी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वगैरह, है ना? वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पैरेललोग्राम लॉ, ये सारी चीजें हम सीखेंगे अच्छे से। तो ये जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही है इनको अच्छे से बेटा नोट डाउन करोगे। प्लस जैसे जैसे हमारी वीडियोस बढ़ती जाएंगी तो उसमें मैं आपको डीपीपी वगैरह हर चीज प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? एक ग्रुप भी बनाया जाएगा आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे, तो उसको ज्वाइन कर लेना आप। और ये मेरी गारंटी है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि अगर आप बेसिक टू एडवांस जुड़ते जाएंगे तो आपको एक भी चीज, मतलब कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा कि सर ने ये चीज नहीं करवाई, ये चीज हमें प्रोवाइड नहीं करवाई, और फ्री ऑफ कॉस्ट है ये चीज, है ना? ये चीज तो बताने की जरूरत है भी नहीं, हम ले भी नहीं सकते ऐसे कुछ भी। तो आप नॉर्मल इन सारी चीजों को अच्छे से एंजॉय करो बेटा, और फिजिक्स को बिल्कुल फील करके पढ़ो। थैंक यू सो मच।